नमस्कार साथियों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस के मेंस के बारे में। जो पहली हमारी क्लास हुई थी वो हमारे ठीक पत्र लेखन के बारे में हुई थी। अब हम जब दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं तो हमारा जो दूसरा क्लास है वो यूपीपीसीएस के मेंस के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए है। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं यूपीपीसीएस। ठीक है, यूपीपीसीएस सॉरी यूपीपीएससी मेंस। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी मेंस के बारे में। जो पहला पेपर होता है वो होता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, लिखना आपको हिंदी में ही होगा। ठीक है, ये पेपर ऐसा पेपर है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए इसमें वेटेज ज़्यादा दिख जाता है आपको। तो चर्चा करने वाले हैं हिंदी कितने नंबर का होता है आपका। ये होता है 150 नंबर का होता है। ठीक है, पहले हम चर्चा कर लेते हैं, सभी पेपरों की बात कर लेते हैं, नंबर की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि हिंदी जो सब्जेक्ट है पहला पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। इस तरीके से सभी पेपर जितने रहेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कौन कौन से पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो आपका हिंदी का होता है। दूसरा पेपर होता है आपका निबंध का। ठीक है, ये भी आपका 150 नंबर का होता है, 2 निबंध लिखने का आता है। तीसरा जो पेपर होता है वो जीएस फर्स्ट का आता है। जीएस फर्स्ट का आता है, ये आपका 200 नंबर का होता है। ठीक है, फिर आता है जीएस आपका सेकंड पेपर, जो कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 200 नंबर का होता है। जो जीएस थर्ड पेपर होता है ये भी आपका 200 नंबर का होता है। जीएस फोर जो कि इथिक्स का पेपर होता है, इसे किस ये भी होता है आपका 200 नंबर का। फिर आपका जीएस फाइव होता है जो कि आपका यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, ये होता है 200 नंबर का। एंड लास्ट जो होता है पेपर वो जीएस सिक्स होता है, ये भी होता है 200 नंबर का, यूपी स्पेशल का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये आपके निबंध और जो हिंदी के हो गए ये आपके कितने नंबर के हो गए, ये आपके 300 नंबर के हो गए। ठीक है, बाकी जो पेपर हैं 6 पेपर वो आपके 200 नंबर के हो गए। तो 6 दूना 1200 प्लस 300 ये आपके कितने हो गए टोटल। टोटल यूपीपीसीएस 1500 मार्क्स का मेंस होता है। ठीक है, इस चीज कभी नोट रखिएगा, कभी ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तब हम सभी पेपरों के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम चर्चा करते हैं आपसे कि हिंदी में क्या पूछा जाता है, अन्य पेपरों में कौन कौन सा चीज पूछा जाता है। इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जो कंपलसरी पेपर है वो है हिंदी की। ठीक है, हिंदी जो कंपलसरी पेपर है। तब देख लेते हैं हिंदी में कौन सा क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कितने सिलेबस का पूछा जाता है, कितने नंबर पूछा जाता है, ये भी इन सब बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए हिंदी में चर्चा करते हैं हम। तो इसमें 2 गद्यांश आता है, जो कितने नंबर का होता है। एक गद्यांश जो होता है आपका 30 नंबर का होता है। तो 2 गद्यांश जो हो गए आपके कितने नंबर के हो गए, ये आपके 30-30-60 नंबर के हो गए। ठीक है, 30-30 नंबर 60 नंबर का आपका आधा वेटेज आपका गद्यांश का ही होता है। तो इसलिए गद्यांश जो होता है महत्वपूर्ण होता है। और हिंदी जो पेपर होता है ये आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर अगर इसमें पा सकते हैं आप 120 तक 125 तक नंबर पा चुके हैं लोग इसमें 150 में। तो इसमें सबसे अच्छा नंबर खींचने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज पे। ठीक है, तो हिंदी की हम चर्चा कर लेते हैं। अब हिंदी में कौन से 2 गद्यांश होते हैं, उसमें दोनों गद्यांश में क्या क्या पूछा जाता है। इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, पहले वाले में भावार्थ लिखा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा भावार्थ। ठीक है, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा आपका रेखांकित अंशों का व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, तीसरा जो इसमें रहेगा एक इसमें आपका प्रश्न भी पूछा जाएगा, संबंधित उससे पैराग्राफ से एक आपका प्रश्न पूछा जाएगा। संबंधित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला गद्यांश जो होगा 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भावार्थ। ठीक है, भावार्थ एक प्रकार का होता है जो आपका 50 लगभग गद्यांश के पूरे 50% होता है, उसको लिखना होता है भावार्थ में। इसको अगर टेक्निकल भाषा में समझें तो टेक्निकल भाषा में भावार्थ जो होता है, ठीक, अगर इसके शब्दों में जाएंगे तो इसमें भावार्थ और सार में अंतर होता है। लेकिन जब हम इसके दोनों के नॉर्मल उसमें जाएंगे, भावार्थ और सार जो होता है वो एक प्रकार से ही देखा जाता है इस चीज में। ठीक है, तो हम भावार्थ और सार एक प्रकार से होता है, तो इसकी हम चर्चा आगे करेंगे कि भावार्थ क्या होता है, सार क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करके हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, मतलब पैराग्राफ में आपके कुछ जो वर्ड रहेंगे उनको रेखांकित कर दिया जाएगा, कुछ लाइनों को, उसको बोला जाएगा आयोग द्वारा कि इसकी व्याख्या कीजिए। तीसरा होगा कि उसी पैराग्राफ संबंधित
एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ये आपका टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो दूसरा पैराग्राफ रहेगा, गद्यांश रहेगा, उसमें क्या पूछेगा, उसमें पूछेगा एक, ठीक है, इसमें पहला पहला पूछेगा शीर्षक, ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। दूसरा जो पूछेगा, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछेगा, गद्यांश संबंधित प्रश्न एक पूछेगा, ठीक है। तीसरा जो इसमें रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका संक्षेपण, ठीक है। ये भी जो संक्षेपण होता है वो भी आपके पैराग्राफ का 50% या 1/3 लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज ध्यान रखिएगा, जब हम आगे बात करेंगे तो संक्षेपण की बात करेंगे, भावार्थ क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, आपको कैसे लिखना होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका गद्यांश हो गया। फिर आता है दूसरा जो होता है वो होता है पत्र, ठीक है। आपके यूपीपीसीएस में 6 प्रकार के पत्र की बात की गई है, जो कि हम प्रीवियस सेशन में जब हम पत्र पढ़ा रहे थे उसमें 6 पत्र आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जैसे शासकीय पत्र होता है, अर्थशासकीय पत्र होता है, ठीक है, फिर परिपत्र होता है, कार्यालय आदेश होता है, फिर टेलीग्राम होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सब सारा चीज मैंने पढ़ा दिया है, उसमें विज्ञप्ति होती है। तो इस तरीके से 6 पेपर आपको बता दिया गया है जो आपको पत्र होते हैं, ठीक है। तो हम पत्र में जब चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो आपके हो गए 20 नंबर की ये हो गया, ठीक है। तो पत्र जो होता है, पहला पत्र जो होता है उसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, इसमें जो पहला पत्र होता है उसमें पूछा जाता है आपका कि परिभाषा सहित एक कोई पूछ लेगा, जैसे शासकीय पत्र पूछ लेगा, उसमें पूछेगा इसकी परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, ठीक है। उसकी परिभाषा लिखना शासकीय पत्र की, प्लस उसका उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। इस चीज ध्यान रखिएगा, कई बार उदाहरण बोल देता है, कई बार उसका, ठीक है, बोल देता है कि इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट लिख के दीजिए हमें, ठीक है। तो इसको भी लिखना होता है। दूसरे वाले जो आपका पत्र होता है उसमें क्या कहेगा, किसी अधिकारी को किसी मुद्दे को अवगत कराने के लिए एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आपको सीधे सीधे पत्र लिखना होता है। तो 2 आपके पत्र लिखना होता है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करना आना चाहिए पत्र को, उसमें मात्रा पाई वगैरह इन सब चीजों को भी ध्यान रखना होता है। उसको हिंदी में तीसरा जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, वो होता है उपसर्ग प्रत्यय, जो कि ग्रामर संबंधित है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये कितना नंबर का होगा, ये भी आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय के बाद 10 नंबर के बाद आपका, ठीक है, उसमें टोटल कितना हो गया, ठीक है। गद्यांश 30 60 नंबर का हो गया, 2 आपके हो गए पत्र से, ठीक है, 60 20 80 हो गया। प्रत्यय वो हो गए आपके 90 जो अभी तक बता दिया, उसमें सीधे सीधे 90 नंबर के आपके सीधे हमने बता दिया कि 90 नंबर कहाँ से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके आगे, ठीक है। जब हम उसके आगे बात करते हैं तो विलोम शब्द पूछा जाता है प्रत्येक बार, विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द कितने नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा, ठीक है। फिर आगे इसमें जो हिंदी में टॉपिक है उसके बाद क्या है, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि, ये भी कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 10 नंबर का होता है, ठीक। फिर हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपका कितने क्वेश्चन पूछा, कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 10 नंबर का होता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे व लोकोक्तियां, ये आपका कितने नंबर का होता है, ये आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुहावरे लोकोक्तियां लिखना भी है, इसका अर्थ भी लिखना है, इसका प्रयोग भी लिखना है। तो इस चीज के लिए इसका नंबर जो वेटेज है 30 नंबर का होता है। तो हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमारा था कि यही आपका सिलेबस है कुल मिला के हिंदी का। तो हमारा पहले 90 नंबर था, 10 नंबर ये हो गया आपका विलोम शब्द, 100 हो गया, उसके बाद 10 20, ठीक है, ये आपका हो गया
120 प्लस 30 आपके हो गए, कितने हो गए, ये आपके 150 नंबर की हिंदी टोटल हो गई। ठीक है, तो हिंदी के बारे में हम डिस्कस कर लिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जब आप मेंस तैयारी कर रहे हैं तब इन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो पूरे सिलेबस में दिया गया है, उससे बियॉन्ड जाके पढ़ाई मत कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मेरा क्लास लेने का मतलब यही है कि आप लोग को उस चीज़ का फायदा नजर आए, इसलिए हम आज क्लास में पूरा आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं सिलेबस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं निबंध के बारे में। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो होता है निबंध का। ठीक है, निबंध भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 120 125 नंबर तक ला सकते हैं आप इसमें। ठीक है, इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है 2 निबंध लिखने होते हैं और इसमें 3 खंड में विभाजित किया गया है निबंध का जो सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 150 नंबर का होता है ये भी निबंध। ठीक है, पहला जो खंड ए है, खंड में ए में कौन कौन से टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, पहला है साहित्य एवं संस्कृति, साहित्य व संस्कृति संबंधित। ठीक है, दूसरा आपका इसमें आता है, ठीक है, दूसरा आपका क्या आएगा, सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र से आपके पूछ सकता है आपके निबंध में। ठीक है, जो तीसरा क्षेत्र है खंड ए का वो क्या है, वो है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, अब हम खंड बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, या सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में भी 3 प्रकार के आपके बनते हैं टॉपिक यहाँ पे जो निबंध में होते हैं। पहला जो टॉपिक होता है वो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से होता है। विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। ठीक है, जो सेक्शन बी का दूसरा टॉपिक है वो होता है आपका आर्थिक क्षेत्र। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये मैंने बता रहा हूँ ये सब सारे टॉपिक ये कई बार होते हैं करंट में चलती हुई चीजें होती है, उसी से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बन जाते हैं निबंध में। तो इसलिए कभी भी करंट टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा, जैसे योजना कुरुक्षेत्र वगैरह जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की साइटें होती इन चीज से जरूर आप पढ़िएगा। उससे क्या होता है कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन दिख जाते हैं उससे। ठीक है, तीसरा जो इसका खंड है वो है कृषि उद्योग और व्यापार। कृषि उद्योग व व्यापार, ये आपका सेक्शन बी के टॉपिक हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के टॉपिक निबंध के, जो सेक्शन सी में पूछा जाता है। ठीक है, उसका पहला टॉपिक कौन सा है, ठीक है, वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, दूसरा जो इसमें टॉपिक है, ठीक है, सेक्शन सी में, वो है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं। भूकंप है, भूकंप है, भूस्खलन है, जो आपको उत्तराखंड में कहीं कहीं कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा आपका है, ठीक है, बाढ़। चौथा आपका है सूखा। ठीक है, पांचवा आप इसमें ज्वालामुखी विस्फोट भी दे सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी बोल सकते हैं या चक्रवात बोल सकते हैं। इस तरीके जब हम आपदाएं पढ़ते हैं तो उसमें ये सब भी टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आपदाएं कहीं कहीं क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, खासकर जो भारत में आते हैं उनसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके। भारत में आप जानते हैं भूकंप भी संभावना हमेशा बनी होती है क्योंकि आपके उत्तरी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा भूस्खलन जो आपको उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में आपको होता ही होता है कहीं कहीं। बाढ़ की संभावना हमेशा बिहार में एक कोसी नदी जो उसकी शोक नदी बोलते हैं, बाढ़ की संभावना होती ही होती है। सूखा जो होता है गर्मियों के टाइम पे, सूखा लू चलना, ये सब जो होते हैं होता ही है। ज्वालामुखी जो है भारत में मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इसका बहुत कम वेटेज हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी आपके उसमें बढ़ जाते हैं वेटेज कि लू हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ठीक है, उसके बाद जो आपके चक्रवात हो गए, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
जो आपका लास्ट टॉपिक सी सेक्शन का है वो क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, सॉरी राष्ट्रीय योजनाएं परियोजनाएं, योजनाएं मतलब, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा जाता है, ठीक है। योजनाओं में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, स्किल इंडिया कार्यक्रम, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। योजनाएं और परियोजनाएं, ठीक है, और कार्यक्रम जो होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम निबंध के बारे में भी चर्चा कर लिए कि निबंध में 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन में आपके कहीं न कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम जीएस फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, ठीक है। जीएस फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, पहले इसके डिफाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए जो जीएस फर्स्ट से लेकर आपके फोर्थ तक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत अच्छा अगर ब्रिलियंट लिखते हैं तो आपको 85 से 90 के बीच बहुत ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत कम मार्क स्कोरिंग होता है, तो इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा जो आपको स्कोर करना है वो आपको निबंध में करना है, हिंदी में करना है, ठीक है। लास्ट में आपको फोर्थ पेपर करना है जिसका फोर्थ पेपर है, ठीक है। और उसके बाद यूपी स्पेशल जो हो गए, अगर इन सब पेपरों में आपके पेपर में अगर अच्छा नंबर आ जाता है तो आप कहीं न कहीं आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैंने क्या क्या बताया था आपको, मैंने बताया कि आपको, ठीक है, पहला कंपलसरी जो पेपर होता है हिंदी का, दूसरा कंपलसरी पेपर निबंध का, चौथा जो होता है एथिक्स के पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं, जो पांचवा पेपर होता है यूपी स्पेशल का उससे आप कवर कर सकते हैं बढ़िया आप नंबर, और छठवां पेपर जो यूपी का होता है, इन पेपरों से आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं आप जीएस में, ठीक है। तो चलिए जीएस फर्स्ट की बात करते हैं। जीएस फर्स्ट में कहाँ से कौन सा सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन सा चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला इसका सिलेबस है भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय कला व संस्कृति। जब भारतीय कला संस्कृति की बात करते हैं तो ये कहाँ से उठा हुआ टॉपिक है, ठीक है। ये हम कहाँ से उठाते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं और अंत कहाँ से करते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। जब हम शुरुआत करते हैं भारतीय कला की तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, भीमबेटका गुफा चित्रकला संबंधित होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ से आता है, प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ तक जाता है, जो आपके ब्रिटिश ब्रिटिश द्वारा जो स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, चाहे वो लुटियन सिटी के बारे में हम चर्चा करें, चाहे इंडिया गेट के बारे में चर्चा करें, ठीक इस तरीके से जो हम चर्चा करते हैं वो भारतीय कला संस्कृति के तहत आता है, ठीक है। तो हमें पूरा कुल मिला के हिस्ट्री का पूरा पार्ट हमें पढ़ना होता है। चलिए इसमें दूसरा हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास भी हमें वहीं तक पढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास कहाँ से कहाँ प्रारंभ होता है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 1950 तक जो है, ठीक है, लास्ट जो है 1950 तक यहाँ तक इसमें जुड़ता है भारतीय इतिहास में। जब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, अब भारतीय इतिहास 1950 तक, इसके आगे का जो सिलेबस है वो हम किसमें पढ़ते हैं, वो हम आज़ादी के बाद का भारत में पढ़ते हैं, आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है। अब ये हो गया अपने देश की सारी चीजें हम पढ़ ली इतिहास में। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास की, ठीक है, ठीक है। इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 1950 के बाद से लेकर अभी तक वर्तमान तक जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है, जो इतिहास कालीन बन चुकी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो विश्व इतिहास की बात करते हैं। विश्व इतिहास में कब से कब पढ़ना है, ठीक है, विश्व इतिहास जो हमें, ठीक है, 14वीं शताब्दी से लेकर, ठीक है, आपके 20वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना होता है, ठीक। 14वीं शताब्दी क्या हुआ था ऐसा जो हमें पढ़ना पड़ता है, 14वीं शताब्दी में हमारा पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पुनर्जागरण कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हुए फिर जाएंगे आपके जो अभी शीतकालीन युद्ध चल रहा था वहां तक हम चर्चा करेंगे, और वर्तमान स्थिति में भी बात करेंगे कि जो नाटो सदस्य हैं उसके बारे में कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पहुंच जाएंगे आपके किसमें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो संस्थाएं बनी है उस तरीके से। ये आपका हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब हम इसके आगे क्या पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, भारतीय समाज, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर में कुछ टॉपिक इसमें सामाजिक न्याय के भी जुड़ा जाता है, जैसे सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जिसमें जो टॉपिक होता है वो भूगोल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस कुल मिला के ये पूरा हो गया फर्स्ट पेपर का सिलेबस जीएस का, ठीक है। इसमें आपको बहुत लेंदी
लेंदी सिलेबस भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप जो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से पूछा गया है उसके बारे में देखते हुए उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी सिलेबस कवर कर पाएंगे और एक अच्छा आप, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के अभ्यास भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हम जीएस सेकंड की। जो जीएस सेकंड है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है, ठीक, उसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो जीएस जो सेकंड होता है वो हमारा, ठीक है, संविधान संबंधित होता है। तो इसमें पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान, भारतीय संविधान प्लस, ठीक है, गवर्नेंस इसमें पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा गवर्नेंस जुड़ता है, गवर्नेंस जुड़ता है, प्लस तीसरा इसमें जुड़ता है जनप्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, इसे रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार लोग भूल जाते हैं ये बताना, ये करना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कहीं कहीं आपके बनते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, जीएस सेकंड का, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे पहले ही। अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ना होता है, ठीक है, इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमें, ठीक है, जो नियरेस्ट कंट्री हैं उनके साथ हमारा भारत का संबंध क्या है, कैसे है, ठीक है, उसके बाद जो इसके साथ जो संगठन बने हैं, ठीक है, चाहे वो द600 सार्स हो, या तो आपका नाटो हो, या तो आपका वर्षा जो संधि हुई थी उसके तहत यूएसआर संगठन बना था, उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ने मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका अमेरिका के साथ भारत का संबंध, ठीक है, नेपाल श्रीलंका जो पड़ोसी देश उनके साथ संबंध, इनके बारे में हम यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा सिलेबस में अंतरराष्ट्रीय संबंध दे रखा है। इसमें संबंध साथ साथ जो संस्थाएं व संगठन, संस्थाएं प्लस संगठन जो है, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यूएन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ये सिलेबस कंप्लीट होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। जिसमें तीसरा टॉपिक होता है, ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा टॉपिक होता है इसमें, ठीक है, इसमें सोशल जस्टिस के कुछ पार्ट आते हैं, सोशल इशू एंड सोशल जस्टिस, सोशल सोशल इशू प्लस सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है, तो ये आपके हो गए सेकेंड पेपर के टोटल टॉपिक हो गए। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं। जीएस थर्ड पेपर में क्या सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थर्ड पेपर में, थर्ड पेपर में जैसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप जानते हैं, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, इकोनॉमिक्स से, अब इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे तो आप इकोनॉमिक्स साथ साथ आप क्या जुड़ता है आपके साथ, ठीक है, इसमें बजट भी जुड़ेगा, ठीक है, करंट से चीजें प्लस सर्वे भी जुड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, ठीक है, उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बजट भी पढ़ना है और सर्वे भी पढ़ना है। ठीक है, इसको करंट से भी लेके चलना है। ठीक है, दूसरा जो थर्ड पेपर का टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। ठीक है, जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें जो साइंस टेक में क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, ठीक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। साइंस टेक के अलावा इसमें क्या पढ़ना होता है हमें, ठीक है, इसमें थर्ड जो टॉपिक होता है वो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जैसा जानते हैं कि वर्तमान में गंभीर समस्या पर्यावरण के खिलाफ उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो है टॉपिक ये आता है थर्ड पेपर में। जो फोर्थ टॉपिक आता है इसमें पर्यावरण के साथ साथ जो आपका इसमें आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कहीं पे, ठीक है, कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं तो वहां पे, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, और लास्ट टॉपिक आता है इसमें थर्ड पेपर में आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हम, ठीक है, जो भारत में महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद देशों पे जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी एजेंसी विस्थापित की गई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आईटीबीपी क्या है, बीएसएफ क्या है। ठीक है, उसके बाद
इनके बारे में, इनका कार्य क्या है, इनका कब स्थापना हुआ, इसके बारे में जो पढ़ते हैं तो आंतरिक सुरक्षा हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम GS4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड आपका पूरा हो गया। ठीक है, GS4 की बात कर लेते हैं। GS4 जो है उसका सिलेबस में, ठीक है, जैसा कि जानते हैं इसका नाम ही इथिक्स है। ठीक है, अब हम इथिक्स में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इथिक्स में पढ़ेंगे हम नैतिकता क्या होती है, नैतिकता का आयाम क्या है। ठीक है, नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, निजी और सार्वजनिक जीवन में संबंध में नैतिकता का क्या महत्व है। ठीक है, उसका उपयोग कहाँ से कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर महान सुधारक और नेताओं एवं प्रशासकों के जीवन से शिक्षा लेंगे कि वो किस तरीके से नैतिकता का पालन करते हुए महत्वपूर्ण रोल अपनाए हैं अपने समाज में। ठीक है, उनके द्वारा कई सुधार किए गए उस तरीके से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मूल्यों का विकास कैसे होता है। ठीक है, उसमें परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं और पीयर्स ग्रुप जो होते हैं, पीयर्स ग्रुप इन द सेंस जो दोस्त यार होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसमें इसमें आ जाता है आपका, ठीक है, गवर्नेंस का टॉपिक आ जाता है। ठीक है, इसमें गवर्नेंस टॉपिक क्या आता है, सिविल सेवा के लिए योग्यताएं, उसके मूलभूत तत्व। ठीक है, मूलभूत तत्व जब जाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि सत्यनिष्ठा क्या होती है, निष्पक्षता क्या होता है। ठीक है, गैर तरफदारी, गैर पक्षपात, वस्तुनिष्ठता क्या होता है, सहानुभूति क्या होता है, सहिष्णुता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें जुड़ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। ठीक है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इसमें सारा चीजें जो है हम इथिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट इमेज में आता है, ठीक है, केस स्टडी। केस स्टडी की बात करते हैं लास्ट में ये। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें नैतिक दुविधा उत्पन्न किया जाएगा आपके पक्ष में। देखा जाएगा कि आप नैतिक दुविधा होते हुए किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में आपके प्रभाव पे, के आपके व्यक्तित्व पे कैसे विकास होता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पे केस स्टडी में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे जब क्लास लेंगे कि नैतिक दुविधाएं क्या होती हैं। ठीक है, उससे कैसे आप डिसीजन मेकिंग में आप कैसे उससे सुधार कर सकते हैं नैतिक दुविधाओं को होते हुए भी, और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका GS4 का सिलेबस हो गया। ठीक है, चलिए अब GS5 का बात करते हैं। GS5 जैसे जानते हैं यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, पहले ये होता था GS5 जो होता था वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से दो पेपर होते थे, GS5 और GS6। लेकिन क्या हुआ कि अभी UPPSC द्वारा इसको चेंज कर दिया गया। अब उसमें क्या डाल दिया गया कि यूपी के बारे में आप जानकारी लीजिए, तभी यहाँ पे एक प्रशासक के रूप में अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए पेपर जो फिफ्थ है और सिक्स्थ है उसको जोड़ दिया गया इसमें। ठीक है, तो हम पेपर फिफ्थ में क्या बात करेंगे, ठीक है, यूपी की कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे, मतलब यूपी के इतिहास पूरा टोटल कुल मिला के ये जान लीजिए। इसमें आपसे बात करेंगे हिस्ट्री की, वो भी किसकी हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की बात करेंगे इसमें। उसके बाद ग्रामीण शहरी और जनजातीय जो मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था कैसी है यूपी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, ठीक है, UPPSC हो गया, मतलब जो लोक सेवा आयोग हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, महाधिवक्ता हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ राज्य चयन मापदंड जो होते हैं, ठीक है, राजभाषा आयोग हो गया, ठीक है, आकस्मिक निधि हो गई, संचित निधि हो गई। ठीक है, राजनीतिक दल हो गया, चुनाव आयोग हो गया, राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसमें आता है, ठीक है, कि पंचायती राज जो है, ठीक है, पंचायती राज की बात करेंगे। ठीक है, कि किसके तहत कब जोड़ा गया पंचायती राज का, यहाँ पे कैसा संरचना है यूपी में। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सुशासन के साथ सुशासन कैसे आ सकता है, सुशासन के मापदंड कौन से हैं, भारत में सुशासन के लिए किया क्या गया, कि जो लोकायुक्त की वो नियुक्ति की गई यहाँ पे। ठीक है, नागरिक चार्टर लाया गया, ई गवर्नेंस सुविधा लाई गई। ठीक है, उसके बाद सूचना का अधिकार लाया गया, जिससे कि सुशासन की तरफ हमारा जो राज्य है वो अग्रसर हो सके यूपी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है, सुरक्षा संबंधी जो कानून व्यवस्था संबंधी, चिकित्सा व्यवस्था संबंधी जो, ठीक है, मुद्दे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शिक्षा प्रणाली का विकास, शिक्षा प्रणाली जो है उसका विकास कैसे हुआ, विकास योगदान कैसा रहा, पर्यटन और नवाचार के बारे में हम इसमें, ठीक है, पेपर फिफ्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 6 में। ठीक है, जब हम चर्चा करेंगे जब इस पेपर की, तो हम पूरा आपको डिटेल सिलेबस में भी बताएंगे। अभी केवल बस हम इस पेपरों की चर्चा कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको नॉलेज रहे कि हमें इस पेपर में पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी पढ़ने से ज्यादा नहीं पढ़ना क्या है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। उससे क्या होता है, चीजें आपकी दिखती है।
इसमें आपको यूपी क्या पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 6 पेपर में आपको जो पढ़ना होता है वो यूपी की इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। इकोनॉमिक्स, इसमें आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ना होता है, जिसे पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, इसमें क्या पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा यूपी की, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, परियोजना, व्यापार वाणिज्य, उद्योग और निवेश, इसमें आपको पढ़ना होगा। ऊर्जा पढ़ना होगा, उसके बाद इसमें क्या पढ़ना होगा, पॉपुलेशन भी पढ़ना होगा, पॉपुलेशन भी पढ़ना होगा इसमें आपके पेपर 6 में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना होगा, ठीक है, कृषि पढ़ना होगा, एग्रीकल्चर जो है, व्यवसाय जो है, ठीक है, वन नीति जो है, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट। मैं मोटा मोटा चीजें आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जब हम क्लास की चर्चा करेंगे तो इसमें और डिटेल से आपको जानकारी देंगे, ठीक है। अभी के लिए बस मोटा मोटा आपको जो टॉपिक है उनसे हम रूबरू करा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके वन्य जीव जो होते हैं, उद्यान जो होते हैं, ठीक है, विद्युत संसाधन कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें, ठीक है, यूपी की ज्योग्राफी हो गई, मैंने बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। उसकी भौगोलिक स्थिति, वन्य जीव उद्यान, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विकास हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यूपी के साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस इन द सेंस जहाँ पे कुछ तकनीकी विकास हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे हमें पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट में होता है 6 पेपर में पीपीपी मोड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो होता है, जो आज के टाइम पे हमारे हाईवे विकास हो रहा है, उन सब चीज़ों किस मॉडल पे हो रहा है, पीपीपी मोड पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 6 के बारे में चर्चा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे पेपरों के बारे में एक बार चर्चा भी कर लिया और टोटल मार्क्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि किसका वेटेज कितना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, आज हम पूरे पेपरों के बारे में चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे आपके, ठीक है, हिंदी के पेपर के बारे में, ठीक है। पत्र लेखन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक। हम अब बात करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में गद्यांश के बारे में, कि गद्यांश कैसे लिखना होता है, उसमें क्या करना होता है, चीज़ें बता दूंगा आपको, जिससे कि आप बेहतरीन नंबर पा सकें, ठीक है। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, ठीक है, और आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।